हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं कंपनी के लिए। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या जर्नल एंट्री पास करती है, जब शेयर का सब्सक्रिप्शन आता है तब, और जब शेयर सब्सक्राइब होने के बाद उनको जब शेयर कैपिटल प्रोवाइड की जाती है शेयर होल्डर को, तब क्या जर्नल एंट्री करती है, शेयर अलॉटमेंट पर क्या जर्नल एंट्री करती है, और फर्स्ट कॉल पर क्या जर्नल एंट्री करती है। सारी जर्नल एंट्री हम वन बाय वन करके सीखेंगे विद कॉन्सेप्ट। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने कंपनी के थ्योरी के वीडियोस नहीं देखे हो तो मैं इस चैनल में आपको कंप्लीट वीडियो है जिसमें कंपनी की पूरी थ्योरी मैंने कवर की है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। आप कंपनी की पूरी थ्योरी जो है जाकर वॉच कर सकते हो। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जर्नल एंट्रीज के। किससे रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड। कंपनी की जर्नल एंट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जाने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई एबीसी लिमिटेड है। कौन सी कंपनी है? कोई एबीसी लिमिटेड है, इशूड कर रही है 10,000 शेयर। कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000 शेयर इशू कर रही है, वो भी इक्विटी शेयर से इशू कर रही है। आपको मैंने पढ़ाया था कि एक इक्विटी टाइप के शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस टाइप के शेयर होते हैं। तो यहां पर कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और ऑफ 100 रुपीज ईच। और एक शेयर की वैल्यू क्या रखी है उन्होंने? 100 रुपीज रखी है। तो कंपनी के इशूड कैपिटल क्या हो गई है कंपनी की? तो कंपनी की ये इशूड कैपिटल हो गई है 10 लाख रुपीज। जो है कंपनी ने 10 लाख रुपीज के शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। अब कंपनी को 10 लाख रुपीज क्या हो जाने चाहिए? रिसीव हो जाने चाहिए, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 100 है और 10,000 शेयर्स हैं। तो कंपनी के पास कितना रुपया, कितनी कैपिटल रेज हो जानी चाहिए? तो ये 10 लाख रुपीज जो है कंपनी के पास आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? तो अब कंपनी इतनी कैपिटल रेज करने वाली है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर कंपनी को पैसा एक किस्त में ना मिलकर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है, जो 50 रुपीज, 30 रुपीज और 100 रुपीज की होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए 100 रुपीज टोटल एक शेयर के मांगे हैं कंपनी ने। जो कैसे मांग रही है? 10,000 शेयर का पैसा, वो 100 रुपीज चाहिए उसे, पर एक बार में पूरे 10 लाख रुपीज नहीं मांग रही है। वो कैसे मांग रही है कि भाई 100 रुपीज ईच शेयर में से पहले आप 50 रुपीज मुझे दे जाइए। कितने रुपीज मांग रही है? पहले 50 रुपीज दे जाइए। तो 10,000 शेयर होल्डर से पहले कितने मांग रही है? 50 रुपीज। फिर कह रही है कंपनी कि मुझे फिर अगली इंस्टॉलमेंट में आप मुझे अलॉटमेंट पर कितने रुपए दे दीजिए? फिर आप मुझे 30 रुपीज दे दीजिए, और फिर अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी उस पर आप मुझे कितने रुपीज दे दीजिए? उस पर आप मुझे 20 रुपीज दे दीजिए। और इस प्रकार कंपनी के पास 50 रुपीज पहले आ जाएंगे, 30 रुपीज बाद में आ जाएंगे, 20 रुपीज बाद में आ जाएंगे, और कंपनी के पास पूरी फेस वैल्यू आ जाएगी 10,000 शेयर होल्डर से। पूरे 100 रुपीज रिसीव हो जाएंगे। तो अब कंपनी क्या कर रही है? यहां पर इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है। क्यों? क्योंकि जब शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके पास इतना पैसा एक बार में हो डिपॉजिट जमा करने के लिए, इतने इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? टुकड़ों में पैसा ले लेती है। कंपनी का भी काम चल जाता है और शेयर होल्डर भी, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो भी क्या करते हैं? मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर पाते हैं, समय समय पर आता रहता है पैसा और वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ थोड़ा सा रियायत सी मिल जाती है इन्वेस्टर को, और कंपनी भी पैसा जरूरत के अनुसार रेज कर लेती है। तो अब कंपनी कह रही है कि मुझे 50 रुपीज पहले दे जाइए, आपकी सहूलियत के लिए मुझे 50 पहले दे दीजिए 100 रुपए में से, फिर 30 रुपए फिर बाद में दे दीजिए, फिर 20 रुपीज बाद में दे दीजिए। तो उसने बोला है पहली जो इंस्टॉलमेंट है, वो जो अप्लाई कर रहे हो, जब आपको शेयर खरीदना है, खरीदने के लिए जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप उस समय तब अप्लाई कर पाओगे जब मुझे 50 रुपए दे जाओगे। 100 में से कितने रुपए दे जाओगे? जैसे आपने 4 शेयर खरीदे, मान लीजिए आपने अगर 4 शेयर खरीदे तो एक शेयर के कितने देने पड़ेंगे तुम्हें? 50। तो 4 शेयर पर कितने रुपए दे के आने, जमा करके आने पड़ेंगे? 200 रुपए जमा करके आने पड़ेंगे। वैसे टोटल 400 जमा होंगे, क्योंकि 4 शेयर खरीदे 100 का एक है, वैसे टोटल 400 जमा होंगे। लेकिन अभी आपने 50 रुपए कंपनी को जमा कर दीजिए, 50 रुपए ईच शेयर के हिसाब से। और जब 50 रुपए ईच शेयर के हिसाब से आप जमा कर दोगे तो जितने शेयर के लिए आपने अप्लाई किया है उतने शेयर कंपनी आपको दे देगी। ठीक, क्योंकि यहां पर अभी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, ऐसा इसमें कहा नहीं गया है कि कंपनी आपको शेयर देगी या नहीं देगी। फुल सब्सक्रिप्शन है, जितने शेयर बेचे हैं कंपनी ने उतने ही सब्सक्रिप्शन आए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। अभी कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट में शेयर्स हैं, वो सभी शेयर होल्डर को शेयर दे पाएगी। तो यहां पर ऐसा मान लीजिए सभी को शेयर मिलने वाले हैं। आपने अप्लाई किया है तो आपको शेयर मिलेंगे, पर आपको एक शेयर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस सबके लिए जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, उन जर्नल एंट्रीज को हम सीखते हैं। पहले आप जर्नल एंट्री पास करने के कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। फिर हम जर्नल एंट्री फॉर्मेट्स में भी देखेंगे। अभी तो हाल फिलहाल आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप दौड़कर बैंक जाइए और बैंक में जाकर पैसा जमा करा दीजिए। बैंक से पैसा कटेगा
तो बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो कंपनी कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एक बात बताइए, कंपनी के पास पैसा पहुंचा, कितना पैसा पहुंचा, बैंक में पैसा पहुंचा, बैंक में पैसा पहुंचा है 10,000 शेयर होल्डर्स ने 50-50 रुपया जमा किया है बैंक में। तो आपने 11th क्लास में जनरल एंट्री की होगी, जब बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पता है ना आप लोगों को। और गिवर कौन है यहां पर, जो लायबिलिटी बनेगा कंपनी की वो कौन है, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स या शेयर एप्लीकेशन वालों ने पैसा जमा किया है, तो अब ये गिवर है, और गिवर होने के कारण एक किधर है, लायबिलिटी साइड है, और कंपनी की लायबिलिटी और लायबिलिटी की साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो देखिए बैंक में पैसा आ गया है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वालों ने पैसा जमा किया है, और कितना रुपया जमा किया होगा, तो 10,000 शेयर होल्डर ने 50-50 रुपया जमा किया है, तो हमारे पास 5 लाख रुपया आ गया है। कितना रुपया आ गया है, 5 लाख रुपया आ गया है बैंक में। बताइए 5 लाख ही आएगा ना, तो देखिए देखिए 5 लाख रुपीस हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है। आप जनरल एंट्रीज पर फोकस कीजिए पहले, फिर आप नंबर्स पर फोकस कीजिए, ठीक है। पहले हमें जनरल एंट्री सीखनी है। अब हमारे पास एक बात बताना, पैसा तो आ गया, किसी शेयर होल्डर ने पैसे के लिए तो तैयार हो गया देने के लिए, वो कह रहा है कि मैं शेयर खरीद रहा हूं और मैं शेयर खरीदने के लिए पैसा भी भेज रहा हूं। अब वो पैसा भेज दिया उसने आपके अकाउंट में, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, या तो उसका ये पैसा वापस कर दो, और वापस नहीं करे तो उसे शेयर दो। क्यों, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है और ये दिख रहा है पैसा, तो 5 लाख रुपया तुम्हारे पास आया है, ये 10,000 शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पर पैसा दिया है आपको। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे इनसे कि आप घबराओ मत इक्विटी शेयर वालों, हम आपकी जो लायबिलिटी है इसको खत्म करते हैं अभी हाल फिलहाल, यहां से पैसा निकालते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, इसमें कितने रुपए क्रेडिट पड़े थे, 5 लाख रुपए क्रेडिट पड़े थे, तो कंपनी ने इन्हीं 5 लाख रुपए को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। और डेबिट करके इनको शेयर होल्डर को क्या मिलनी चाहिए, तो शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं ना, तो इनको ओनरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ओनर जब पैसा कंपनी में लगाता है या किसी भी जगह लगाता है, तो आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में एंट्री की थी, ओनर को कैपिटल से डिनोट किया जाता है कि नहीं किया, कैपिटल से रेफर किया जाता है कि नहीं किया जाता, कैपिटल वर्ड ही ओनर के लिए लिखा जाता है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, उन लोगों को ओनरशिप दे दी, उनको इक्विटी शेयर की कैपिटल बन गई अब हमारे यहां पर। अब ये 5 लाख रुपए के ओनर 5 लाख शेयर, 5 लाख रुपए के हिसाब से ये क्या बन गए, ओनरशिप इनको मिल गई है। पर अभी कंप्लीट ओनरशिप नहीं हुई है इनकी, क्यों, क्योंकि अभी इन पर पैसा लेना बाकी रह गया इनसे हमें। अब हम इनसे पैसा मांगेंगे, अब कौन सी किस्त मांगेंगे, तो वो आपको दिख रहा होगा, अब हम इनसे 30 रुपीज मांगेंगे। तो किसी डेट में इन्होंने फिर 30 रुपीज और डिमांड कर लिए। कितने रुपीज डिमांड कर लिए, क्योंकि अभी इन्होंने क्या जमा किया था हमारे यहाँ, अभी इन्होंने जमा किया था इतना पैसा। अलॉटमेंट सबको होना है यहाँ पर, क्यों होना है सबको अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हम सबको शेयर दे सकते हैं। तो अब क्या एंट्री बनेगी, अब अगली जो एंट्री बनेगी, मैं आपको अगली एंट्री बताता हूं। पहले मैं, अभी आप केवल जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि आगे सारी एंट्री इसी बेस पर होने वाली है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बहुत दिक्कत है आपके लिए। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। अब आपको देखने को मिलेगा कि अब आपको एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा चाहिए। किसका पैसा चाहिए, अलॉटमेंट का पैसा चाहिए। 10,000 शेयर होल्डर से तो हमने किसी एक डेट में अलॉटमेंट भी इन लोगों से डिमांड कर लिया कि भाई आप लोगों को शेयर अलॉट हो गए हैं, देखो अब आपको शेयर तो अलॉट हो गए, अब आप हमें अलॉटमेंट पर पैसा और दे दीजिए। तो पहले हम पैसा ड्यू करेंगे ना। देखो भाई, पहले इन लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराया था, क्योंकि हमने शेयर मार्केट में बेचा था और हमें किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन लोगों ने पहले ही हमने डिमांड कर दी कि भैया 50-50 रुपए जमा करा दो अगर आपको शेयर चाहिए तो उनने भी जमा करा दिया शेयर के लिए पैसा। लेकिन अब हमें भरोसा हो गया कि सामने वालों ने शेयर के लिए पैसा भेज दिया, तो मतलब अब हम इन्हें ओनरशिप पहले दे देंगे और फिर ये पैसा हमारे बैंक में जमा कराएंगे। तो ओनरशिप पहले मिलेगी अब, और फिर ये पैसा जमा, मतलब ओनरशिप देने का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे ही ओनरशिप देंगे बिना पैसा लिए, तो फिर पैसा ड्यू माना जाएगा एक तरीके से। देखो, जब किसी को हमने कोई वस्तु दे दी और पैसा नहीं लिया, तो जो पैसा नहीं लिया वो अभी तक ड्यू माना जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इनको ओनरशिप देते हैं अलॉटमेंट की। और किसकी ओनरशिप देते हैं, अलॉटमेंट की। जैसे ही अलॉटमेंट की ओनरशिप देंगे, तो ओनरशिप की एंट्री कौन सी होती है, ये वाली होती है, यही तो दिया था हमने ओनरशिप, ये एंट्री होती है। तो बस सेम एंट्री हम कर देंगे किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। ये सेम एंट्री, इस एंट्री को करते हैं अपन सेम ऐसी की एंट्री करते हैं, जैसी है वैसी की वैसी करेंगे हम। देखिए, हमें अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, हम सेम ये वाली एंट्री कॉपी करेंगे। इक्विटी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो हो गई, तो हम एप्लीकेशन की जगह पर अब क्या कर देंगे, बस अलॉटमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ओनरशिप दे रहा हूं ना, तो ओनरशिप के लिए क्या एंट्री करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लीजिए मैंने इनको ओनरशिप दे दी, कितने की ओनरशिप दे दी है, मैंने इन 10,000 लोगों को 30 रुपए की ओनरशिप दे दी है। पैसे नहीं दिए अभी इन्होंने, बस ड्यू कर दी हमने, कह दिया अब तुम मालिक हो इसके भी। अब ये मालिक बन गए तो दौड़ कर इन्हें कहां जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए पैसा जमा करने के लिए। तो बैंक से पैसा जमा हो जाएगा, अब हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इतना 3 लाख रुपया इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये लीजिए 3 लाख रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे होगा 3 लाख रुपया अकाउंट में ट्रांसफर, ऐसे। अब मेरे बैंक अकाउंट में ये लोग, ये जो शेयर होल्डर हैं, जो अलॉटमेंट पर पैसा मैंने ड्यू किया है, ये अलॉटमेंट वाले कहेंगे अरे अपन तो डेबिट पड़े हुए हैं, अपन तो पैसा दिया ही नहीं है, वो कंपनी अपन को डेबिट कर चुकी, तो अब हम पैसा दे देते हैं और देंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे उतने से जितने से ये डेबिट हुए हैं, और हमारे पास बैंक में पैसा आ जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, कौन लोग जाएंगे हमें पैसा देने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। और पैसा कौन ने दिया होगा बताइए आप, इन लोगों ने दिया होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वालों ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया होगा। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वालों से पैसा आ गया, जो हमने ड्यू किया था, जो पैसा ड्यू किया था वो पैसा अब हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई और यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई थी। हम इसकी नरेशन भी बनाएंगे, पर अभी हम नरेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर जनरल एंट्री बनाना सीख रहे हैं पहले। तो देखिए मेरे पास 3 लाख रुपए बैंक में रिसीव हो गए, क्योंकि सवाल में ऐसा कहीं नहीं बोला कि कोई कॉल से एरियर कर गया है, पैसा मेरे पास पूरा आया है। अब बताइए मुझे क्या चाहिए, अब मुझे आखिरी जो फर्स्ट कॉल रह गई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये 20 रुपया और मिल जाए तो फिर परमानेंटली शेयर इनका हो जाएगा। अब मैं इनको परमानेंटली ओनरशिप दूंगा तो क्या करूंगा, मैं फिर से ड्यू करूंगा पैसा। किस चीज का ड्यू करूंगा बताइए अब पैसा। और अब ड्यू करने की जो एंट्री है ना, वो बहुत ही आसान हो गई आपके लिए। क्यों हो गई, क्योंकि यही सेम एंट्री ड्यू होगी। क्योंकि ड्यू करने में क्या करना होता है, ड्यू करने में ओनरशिप देनी होती है। ओनरशिप दे दो और पैसा मिला नहीं है हमें, तो वो उसके लिए एक तरीके से ड्यू हो गई किस्त, क्योंकि पैसा आया नहीं है, वस्तु हमने दे दी तो ड्यू हो गया पैसा। अब तो वो जाएगा बैंक में और पैसा जमा करेगा और हमारे पास उसका पैसा आ जाएगा, जो भी फर्स्ट कॉल वालों का है। तो यही सेम एंट्री होगी। देखो मैं यहां से कॉपी और पेस्ट करूंगा, आप लोगों को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास बोर्ड नहीं है, आप कॉपी पेस्ट मतलब आप पेन से कर सकते हो कॉपी पेस्ट, ध्यान रखना। मैं यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं इसी एंट्री को, और ये लीजिए ये एंट्री आ गई यहां पर। अब मुझे इस एंट्री में क्या चेंज करना होगा, आप बताइए क्या चेंज करना होगा। इसमें सेम टू सेम एंट्री रहने वाली है, पर मुझे क्या चेंज करना होगा, क्योंकि अब ये मेरा पैसा मेरे पास अलॉटमेंट का नहीं आने वाला है, अब ये मेरा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आने वाला है। किसका आने वाला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो मैं बस यहां पर क्या लिख दूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, आखिरी जब कॉल होती है तो हम उसमें फाइनल वर्ड लगा देते हैं। क्या वर्ड लगा देते हैं, फाइनल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वालों से मैं कितना ड्यू करूंगा, तो 20 रुपया ड्यू करूंगा। तो आप बताना, अगर मुझे 10,000 लोगों से 20 रुपया ड्यू करना पड़े, 10,000 लोग हैं मतलब शेयर हैं, और 20 रुपया मैं इन पर ड्यू कर रहा हूं, तो 20 रुपया ड्यू करूंगा तो कितने रुपए, 2 लाख रुपया ड्यू हो जाएगा। कितना ड्यू हो जाएगा, 2 लाख रुपया ड्यू हो जाएगा। अब एक बात बताना, इनको शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कह दिया और मालिक बना दिया इनको। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चेंज की है। बाकी जो पैसा था वो पैसा तो अब अमाउंट तो जितनी होगी उस पर किस्त उतनी भरी जाएगी। एंट्री तो सेम है ना, बस केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही तो भरा है मैंने। अब बात आती है कि इनको देखो ओनरशिप दे दी 2 लाख की, अब ये दौड़कर बैंक में जाएंगे और पैसा जमा करेंगे। तो कितने रुपए जमा करेंगे, 2 लाख तो ही जमा करेंगे। अब ये 2 लाख रुपीज इन्होंने बैंक में जाकर जमा कर दिए। जैसे इन्होंने 2 लाख रुपीज बैंक में जमा किए तो फिर शेयर परमानेंटली इनका हो गया। ये लीजिए 2 लाख रुपए इन्होंने जमा किए और हमने शेयर इनको दे दिया। पर ये अलॉटमेंट का पैसा जमा नहीं किया। कौन ने पैसा जमा किया, अलॉटमेंट वालों ने किया है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वालों ने जमा किया है। तो ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वालों ने जमा किया है। किसने जमा किया है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वालों ने जमा किया है। ये लीजिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वालों से मेरे पास पैसा आ गया।
आप यहां पर कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए ताकि आप सारी जनरल एंट्री पास कर पाओ। तो आपने एक चीज देखी होगी कि सबसे पहले मेरे बैंक में पैसा आया, क्योंकि मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं था, मैं शेयर बेचना चाहता था, मुझे पता नहीं है कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, तो इसलिए पहले आप कुछ एडवांस जमा कराओ। एडवांस जमा कराओ मतलब डाउन पेमेंट जमा कराओ। जैसे इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में डाउन पेमेंट जमा किया तो मैंने इनको उतने रुपए के लिए ओनरशिप दे दी, शेयर कैपिटल दे दी। जैसे ये शेयर कैपिटल मिली और उसके बाद एक किस्त और ड्यू कर दी, मैंने क्या अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया। ड्यू करने के लिए मैंने इसी एंट्री को दोबारा लिख दिया। तो ये दौड़कर जाएंगे और बैंक में क्या कर देंगे, पैसा जमा कर देंगे या नहीं कर देंगे। और फिर उसके बाद मैं कौन सी कॉल मांगूंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगूंगा, मतलब जो आखिरी किस्त है वो मांगूंगा, और उसके बाद मैं ड्यू करूंगा पहले पैसा, और ये लोग फिर से बैंक में जाएंगे और पैसा जमा कर देंगे। क्योंकि गिवर कौन है, जो गिवर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जब वो डेबिट हुए थे तो वो ड्यू हो गया था पैसा। तो इस प्रकार हम जनरल एंट्री पास करते हैं, किसके लिए, जब हमारे पास शेयर का पैसा आता है तब हम इस प्रकार से जनरल एंट्री, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और क्या नाम है, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, जो भी पैसा आता है उस सारे पैसे की हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है। हम इसमें और भी जनरल एंट्री सीखेंगे कि प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं, और आप कॉल सिनेरियर की एंट्री कैसे करते हैं, फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक एक चीज समझ में आई होगी क्लियरली। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट वो जरूर क्लियर करूंगा आपको। और हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही देना। आपको बताना है कि पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है, 1932, 1932 या 2013। ध्यान रखना, आपको बताना है पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है, 1932 या 2013। ओके, थैंक यू।